उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज हंगामा हुआ। विपक्ष ने हंगामा काटा। दरअसल आज मौका था जब अनुपूरक बजट पेश किया गया, उसके बाद चर्चा हो रही थी और इसी दौरान विपक्ष ने जमकर हल्ला काटा और साथ ही साथ सीएम योगी की एक तस्वीर जो है वो भी वहां पर दिखाई गई, जिस पर विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने ऑब्जेक्शन किया। और ये थे समाजवादी पार्टी के विधायक थे सचिन यादव, जिन पर कार्रवाई की बात भी की गई। अब आज जो कुछ भी सदन में हुआ, यहाँ पर बात हो रही थी राम मंदिर में जिस तरीके से चढ़ावे को लेकर के आरोप लगे कि किसने ये चढ़ावा चोरी किया है, लेकिन दूसरी तरफ जो है सीएम योगी ने ये भी कहा कि विपक्ष लगातार साधु संतों को बदनाम कर रहा है। संसद की अगर हम बात करते हैं, संसद में आपको याद होगा किस तरीके से पप्पू यादव ने जो है स्वांग रचा था और उसके बाद उसमें शामिल हो गए थे राहुल गांधी। इसको लेकर तमाम जो है जगह से इस तरह की एफआईआर की बातें आ रही हैं, तमाम जगह से कंप्लेंट्स की बात आ रही है और साधु संत भी इस पर नाराज है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है प्रोफेसर संजय कुमार है, राजनीतिक विश्लेषक। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज जो कुछ हमने देखा विधानसभा के अंदर, उसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्या कहेंगे उस पर? क्योंकि चढ़ावा चोरी के मामले की बात करते हैं, उस पर एसआईटी का गठन हो गया, मामला कोर्ट पहुंच गया है, लेकिन इस तरीके से विपक्ष द्वारा हल्ला करना, इसे आप कैसे देखते हैं? हाँ, नमस्कार पूजा जी। देखिए, मानसून सत्र की शुरुआत हुई है और स्वाभाविक सी बात है, इस बात का अंदाजा था भी कि इस बार का मानसून सत्र काफी हंगामेदार होगा और खासतौर से विशेषकर कल जो 3 उपचुनाव के रिजल्ट आया उसमें विपक्ष का हौसला थोड़ा बुलंद भी है। एक तो यह कारण है। अब दूसरी बात यह कि जंतर मंतर पे जेएनजी का जो आंदोलन हुआ उसके कारण, और इसके पहले जो राम मंदिर जो प्रकरण, चोरी प्रकरण हुआ, तो इन सब मुद्दों को लेकर विपक्ष मुझे लगा साफ साफ कि ये लामबंद होगा और कहीं ना कहीं सरकार पे हमले जरूर करेगा। और देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि विपक्ष सरकार से सवाल जरूर करे, लेकिन सरकार भी जिस प्रकार से, खासतौर से योगी की मुख्यमंत्री जिस प्रकार से उन्होंने सिट का गठन किया, लगातार इस बात को लेकर वो प्रयासरत हैं कि इस के तहत तक जाया जाए और कम से कम इसका छेड़ कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी लगातार स्वयं ही आगे बढ़कर इस बात को लेकर वो सजग हैं कि राम मंदिर के प्रकरण को लेकर बहुत ज्यादा राजनीति न की जाए। मुझे भी लगता है कि देखिए, धर्म और आस्था एक ऐसा विषय है जिस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो मुझे लगता है। और ये आस्था जब एक बार हाँ जी, यहाँ पर ये जो पप्पू यादव ने किया संसद के परिसर के अंदर, किस तरीके से उन्होंने एक साधु का रूप रचा और उसके बाद वहां पर राहुल गांधी आते हैं, वो चंदा की पेटी के अंदर पैसे डालते हैं, फिर उसके बाद पप्पू यादव भागते दिखाई देते हैं। अब साधु संत भी जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि इसमें किसी तरह से साधु संतों का तो कोई रोल नहीं है, आप उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और बदनाम करने वालों में कौन है? राम मंदिर की आज बात करने वाला विपक्ष कौन सा विपक्ष है? जब उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाया गया था तब वो पहुंचे नहीं, तब उन्होंने बायकॉट कर दिया। अब यहाँ पर आप जो है राम मंदिर की बात कर रहे हो, तो दोहरे चरित्र की बात भी यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है। जी पूजा जी, देखिए, मुख्यमंत्री ने जो ये बात कही है एक हद तक इस बात में दम भी है और मुझे लगता है कि संसद परिसर में जो ये एक जो नाटक रचा गया और साधु संत की वेशभूषा में, मुझे लगता है कि इस चीज से जितना बचना चाहिए था विपक्ष को वो उतना ही बेहतर था। अगर आपको लगता है कि इसमें भाजपा या आरएसएस की मिलीभगत है तो राजनीतिक रूप से आप हमला कीजिए। कहीं ना कहीं जो भावना रही है साधु संतों की, उनकी भावना भी आहत हुई है। लेकिन एक दूसरा पक्ष यह भी है कि राम मंदिर के उद्घाटन में बहुत सारे साधु संत को निमंत्रण भी नहीं मिला था या नहीं भी गए थे। जैसे तमाम जितने भी ये शंकराचार्य हैं, 4 शंकराचार्य हैं, मुझे नहीं लगता कि उसमें भी गए थे। तो ये इशू देखिए थोड़ा कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से, और मेरा मानना यही है कि इसमें जितना राजनीति से बचा जाए उतना ही अच्छा है। राजनीति एक अलग विषय है और धर्म एक अलग विषय है। धर्म को बिल्कुल राजनीति में नहीं लाना चाहिए, ना राजनीति को धर्म का सहारा लेना चाहिए। यदि सत्ता पक्ष धर्म का सहारा लेगा तो विपक्ष को मौका मिल जाता है कि वह आप पर हमले कर सके। लेकिन बेहतर यही है कि दोनों पक्ष को बचना चाहिए। धर्म के मुद्दों को धर्माचार्य को सौंप दीजिए, धर्माचार्य जो निर्णय ले वो उतना ही बेहतर है।
चोरी का प्रकरण में देखिए किसी साधु संत का कोई रोल नहीं है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इस जगह पे कहने के विपक्ष थोड़ा सा आगे बढ़कर जिस प्रकार से चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, उसे बचने की जरूरत है। जी पूजा जी। जी, कहते हैं इतिहास कभी पीछा नहीं छोड़ता। जब जब विपक्ष हमलावर होता है तब तब सीएम योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी को उनका कार्यकाल याद दिला देते हैं। वो याद दिलाते हैं किस तरीके से सरयू को रक्त रंजित किया गया, किस तरीके से कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई, ये तमाम चीजें याद दिलाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि इन बातों से क्या आने वाले विधानसभा चुनावों में कोई फर्क पड़ पाएगा? मुझे देखिए, राम मंदिर का मुद्दा मुझे अब नहीं लगता है कि राजनीति को बहुत ज्यादा प्रभावित करने जा रहा है। चोरी का मुद्दा एक अलग है। तब तक देखिए एसआईटी का भी फाइनल रिपोर्ट तो आया नहीं है। उस रिपोर्ट के आने के बाद राजनीति किस करवट बदलती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। कहीं ना कहीं सरकार भी मुझे लगता है बैकफुट पे तो है। आखिर इतने दिन हो गए, चीजों को जितना स्पष्टता के साथ आप सामने ले आइए बेहतर रहेगा। और योगी जी के लिए तो एक अग्नि परीक्षा का दौर है, क्योंकि 27 सबसे बड़ा चुनाव अब होने जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और ऐसी स्थिति में उनके लिए भी अग्नि परीक्षा है। बेहतर है कि एसआईटी की रिपोर्ट आ जाए और उनको खुद ही सदन में रख देना चाहिए कि देखिए इसमें ये बात है और इस प्रकार से चीजें की गई हैं, तो ये उनके लिए भी बेहतर होगा। जितना डिले होगा विपक्ष को कहने का मौका मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा शायद उतना प्रभावी अब मुझे नहीं लगता कि आने वाले चुनाव में होगा। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा युवाओं का होगा, किसानों का होगा, रोजगार का होगा। ये मुद्दे मुझे लगता है आने वाले समय में ज्यादा प्रभावित करेंगे, क्योंकि अब प्रशांत किशोर भी एक नेता के तौर पर स्थापित हो गए बिहार में और लगातार इन्हीं मुद्दों को वो उठाते रहे। राम मंदिर जैसे मुद्दों को उन्होंने कभी नहीं उठाया, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि मुझे लगता है कि यह आवाज कुछ इस तरीके से आगे जाए। जी जी, यहाँ पर जो जिस तरीके से आपने प्रशांत किशोर का उदाहरण दिया है, ये राम मंदिर का मसला भी तो हर बार हमेशा से ही विपक्ष द्वारा उठाया गया है। हर बार विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, हर बार विपक्ष ने इस मुद्दे को तूल दिया है। ये तो बात साफ है कि हिंदुत्व का मसला हो या हिंदुत्व की बात हो या फिर बात हो राम मंदिर की, ये तो डे वन से ही बीजेपी अपने एजेंडे में लेकर चलती रही है, तो बीजेपी के लिए नया नहीं है। लेकिन विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया। अब हम इस मुद्दे को भी अलग रख देते हैं। आपने प्रशांत किशोर की बात की है कि वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो बात करते हैं किस तरीके से विकास हो, किस तरीके से रोजगार हो, किस तरीके से शिक्षा का स्तर बढ़े, किस तरीके से जो है बिहार बेहतर हो। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आप कैसे देखते हैं कि इस मसले को अगर हम छोड़ देते हैं तो सरकार के पास कौन कौन से प्लस पॉइंट है जिनको लेकर विधानसभा में उतर सकती है? देखिए पूजा जी, वो एक मिनट में अपनी बात रखना चाहूंगा। देखिए, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उसके बाद जो चुनाव हुआ 2024 में लोकसभा में, क्या हुआ? भाजपा चुनाव हार गई। मुझे लगता है सत्ता पक्ष को भी इस बात को समझना चाहिए कि अब राम मंदिर के मुद्दे को, और चूंकि मंदिर बन गया है, सब कुछ हो गया, लोग दर्शन कर रहे हैं, इस मंदिर से, इस मुद्दे से जितना किनारा कशी कर ले उतना ही अच्छा। दूसरी बात, विपक्ष इसको मुद्दा जरूर बनाएगा। हाँ, अब तीसरी बात आती है कि देखिए योगी जी के लिए कुछ प्लस और माइनस तो निश्चित तौर पर ये जो जेनजी वाला जो मुद्दा है, इसके अलावा पेपर लीक का मुद्दा। देखिए इलाहाबाद में जो युवा है वो लगातार आंदोलनरत रहे हैं, और खासतौर से जो भाजपा के जो सहयोगी दल है जिसमें ओम प्रकाश जो राजभर है, उनके बयान हमेशा विवादित रहते हैं, अक्सर युवाओं को भड़काने का काम करते हैं, युवा भड़क जाते हैं उनके बयान पे। ऐसे बयान से बचने की जरूरत है। बेहतर है कि मैं तो यही कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी युवाओं से आप संवाद कीजिए। और एक चीज जरूर मैं मुख्यमंत्री जी की करना चाहूंगा, ये त्वरित निर्णय लेते हैं और त्वरित मतलब लोग खासतौर से प्रशासनिक जो इनका जो निर्णय क्षमता है वो जबरदस्त है, तुरंत निर्णय लेते हैं। तो अगर उनको लगता है कि चुनाव का समय है और युवाओं से बात करने का एक अवसर है, उनको जरूर करना चाहिए। इस मामले में शायद प्रधानमंत्री जी पिछड़ गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी से हम आशा करते हैं कि इस संबंध में युवाओं को खुद वो आमंत्रित करें, उनसे बातचीत करें, उनकी समस्याओं का समाधान तुरंत भले न हो लेकिन आश्वासन दे सकते हैं कि नहीं है, हमारा प्रशासन इस बात के लिए तत्पर है, हम आपके लिए खड़े हैं। और साथ ही साथ किसान, देखिए उत्तर प्रदेश में काफी किसान बड़े स्तर पर होता, पूर्वांचल का किसान और पश्चिम का किसान, तराई बेल्ट का किसान, तीनों के नेचर में अलग है। तो किसानों के साथ और युवाओं के साथ अगर ये संवाद करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, मुझे लगता है युवा संवाद तरीके जैसे कार्यक्रम इनको करना चाहिए।
और इसके लिए इनके लिए बेनिफिट होगा। और मुझे लगता है योगी जी इस मामले में बहुत क्रियाशील भी, हमेशा नए आइडियाज को वो एडॉप्ट करते हैं। मुझे लगता है कि ये चीज उनके लिए पक्ष में जाएगा। निगेटिव तो यही होगा कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष इन मुद्दों को उठाएगा, राम मंदिर के भी मुद्दों को उठाएगा, किसान के मुद्दों को, खासकर से गन्ना किसान को लेकर जो मुद्दा होता है उनको उठाएगा, बाढ़ एक बहुत बड़ा इश्यू होता है उनको वो उठाएगा। तो ये सब कुछ माइनस पॉइंट्स हो सकते हैं। जो प्लस है, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री होने के नाते, अब चूंकि वो 2 टर्म उनका पूरा होने जा रहा है और एक बेहतर प्रशासनिक दक्षता और क्षमता उनके अंदर है, वो बहुत ही बेहतर तरीके से इस चीज को भी एड्रेस कर सकते हैं। जी प्रोफेसर साहब, यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, और भी सवाल है जो आपसे पूछने हमें। कि आज जो बजट पेश किया गया है उसमें सीएम योगी ने जो चर्चा की, चर्चा के दौरान उन्होंने तमाम बातें की। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, उन्होंने विकास की बात की है, उन्होंने बताया किस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश ने अपने आप को सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में खड़ा कर दिया है। जो देश में जितने भी राज्य हैं उनमें तीसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, जिसकी मजबूत अर्थव्यवस्था है। तो सीएम योगी कह रहे थे कि हम यहां पर पॉजिटिव चीजें कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो कहा जा रहा है कि यूपी ने बाकी सभी प्रदेशों को पीछे छोड़ दिया है। अब ऐसे में उनका कहना है कि अननेसेसरली के मुद्दे उठा करके विपक्ष बहकाने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही साथ विधानसभा का जो समय है वो भी बर्बाद कर रहा है। अब इसे आप कैसे देखते हैं कि जनता जब वोट करेगी तो किसे ध्यान में रखेगी? वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखेगी, बेहतर कनेक्टिविटी को ध्यान में रखेगी, जो विकास कार्य हो रहा है उन पर ध्यान देगी, जो काम किए जा रहे हैं यूथ के लिए, जो काम किए जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे हैं। आज के बजट में किसानों के लिए भी यहां पर जो है निधि रखी गई है। किसानों की बात करें, किसान कल्याण हेतु फसल बीमा योजना की भी बात इसमें कही गई है, उसके लिए भी बजट दिया गया है। तो इन सब चीजों के ऊपर जनता वोट देगी कि बाकी के मुद्दों पर देगी, कि किस तरीके से जो है राम मंदिर में क्या हो रहा है या बाकी जगह पर क्या हुआ, इस तरह के मुद्दों को देखेगी, या फिर जो प्रोग्रेस राज्य में हो रही है उसे देखेगी? देखिए पूजा जी, एक बात तो तय है कि आज भारत में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है, और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट योगी हो जाता निसंदेह। मुझे लगता है कि इनके आलोचक भी इस बात को क्रेडिट देना चाहेंगे, और लगातार इसमें विस्तार हो रहा है। जैसे भी लेटेस्ट क्या है, गोरखपुर शामली का वो बन रहा है, बहुत ही तेजी से हो रहा। अभी गंगा एक्सप्रेसवे बना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, इसके अलावा बुंदेलखंड लिंक एक्सप्रेसवे बना, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बना। ये तमाम सारे जो एक्सप्रेसवे, और एक प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो कनेक्टिविटी है वो सबसे बेहतर आज की डेट में, अगर पूरे भारतवर्ष में कहा जाए तो उसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और जब कनेक्टिविटी होती है तो जो आधारभूत संरचना होती है उद्योगों के लिए, पर्यटन के लिए, इसके अलावा सामान के माल ढुलाई के लिए, वो बहुत ही बेहतर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए योगी जी के पास ये पूरा एक कह सकते हैं कि उनके पास ये कहने का एक अवसर है, लोगों के बीच में, मतदाताओं के बीच में जाके कहने का कि आज एक छोर से पूरब से पश्चिम अगर पहुंचना है तो आप 6 घंटे में पहुंच सकते हैं। पहले कल्पना करना मुश्किल था, 12 से 14, 13 घंटे तक लग जाते थे। यानी वह दूरी मतलब घंटों में अब वो आधी के आसपास हो गई। अगर आप बनारस से आपको जाना है, मेरठ जाना है, तो 8 घंटे में आप पहुंच सकते हैं, एक्सप्रेसवे के माध्यम से पहुंच सकते हैं। तो एक बड़ा आधारभूत परिवर्तन हुआ है उत्तर प्रदेश में, और इसके लिए योगी जी को इस बात का पूरा क्रेडिट मिलना ही चाहिए। इसके अलावा बात है कि जो इनकी जो प्रशासनिक जो क्षमता है, जो लगातार इन्होंने गुंडों पे और मवालियों पे जो इन्होंने नकेल कसी है, उसका पूरा क्रेडिट इनको जाता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आज गुंडे और मवाली कुछ भी अपराध करने के पहले 10 बार सोचते हैं। हालांकि देखिए, अपराध एक ऐसी चीज जो कभी खत्म नहीं हो सकता। राम राज्य भी अगर आ जाएगा तब भी अपराध कुछ न कुछ जरूर बचा रहेगा, लेकिन कानून का भय और कानून का डर होना, ये अपने आप में बड़ी बात है, जिसको स्थापित किया है योगी जी ने। मुझे लगता है ये 2 चीजें इनके पक्ष में है। साथ ही साथ इस बार जो बजट है, जो पूरा 59,000 करोड़ से कुछ ज्यादा का है, इस बजट में लगभग उन्होंने साधने की कोशिश की है, जिसमें समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवा को लेकर उन्होंने कैशलेस इलाज के लिए भी किया, और तमाम सारे शिक्षा विभाग में प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक उन्होंने कैशलेस चिकित्सा फ्री में देने का वो इस बार वो संकल्प लिया, और तमाम लोगों के कार्ड्स भी बने। अभी बिल्कुल रिसेंट ये है। तो ये चीजें ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश है। आज देखिए उत्तर प्रदेश में बिजली
भरपूर मात्रा में है। किसी तकनीकी कारण से भले बिजली चली जाए, लेकिन बिजली का संकट उत्तर प्रदेश में नहीं है। और इसके अलावा कुछ और भी जो चीजें हैं जो मुझे लगता है कि खासतौर से योगी जो आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो महिलाओं की जो सुरक्षा को लेकर जो एक बात आती है, अक्सर आती है उत्तर प्रदेश में। जैसे नोएडा में अक्सर पहले महिलाएं असुरक्षित रहती थी, लेकिन आज की डेट में वहां महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं और योगी जी तत्काल निर्णय भी लेते हैं अगर किसी महिला के साथ कहीं कोई दिक्कत होती है। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री होने के नाते त्वरित निर्णय लेते हैं। मुझे लगता है त्वरित निर्णय लेने की जो क्षमता है वो अपने आप में बड़ा ही जबरदस्त है। तो ये 2-3 चीजें जरूरी, बस कमी जो मुझे लगती है कि युवाओं के साथ कहीं न कहीं मुझे लगता है आप संवाद जरूर कीजिए। इलाहाबाद में अक्सर घटनाएं घटते रहती हैं और कहीं न कहीं असंतोष है। बीच में थोड़ा सा बेरोजगारी या नौकरी नहीं मिलने का भी दौर आया। हालांकि इधर लगातार वांट निकल रहा, सरकार चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा भर्ती हो और भर्ती किए जा रहे हैं लोग। बेहतर है कि संवाद कीजिए। तो मुझे लगता है कि एकदम स्वच्छ, उन्मुक्त और पारदर्शी शासन स्थापित होने में देर नहीं लगेगी। तो ये कुछ मुद्दे लगता है और महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है बजट में कि जो बजट का घाटा है वह घाटा भी कंट्रोल में है। $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बनाने की बात है उत्तर प्रदेश को, मुझे लगता है उसके बहुत ही नजदीक है। अगले 2-3 वर्षों में शायद हम उस तक नजदीक पहुंच जाए। इसके अलावा इनका जो इनोवेटिव आइडियाज है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का, वो अपने आप में बहुत अच्छा है। हर एक व्यक्ति को काम मिले, हर एक डिस्ट्रिक्ट आत्मनिर्भर बने, हर एक डिस्ट्रिक्ट को खुद ही एक राजस्व पैदा करने वाला अगर डिस्ट्रिक्ट बन जाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। खासतौर से जो तराई बेल्ट के जो जनपद है जिसमें श्रावस्ती है, बलरामपुर है, बहराइच है, लखीमपुर है, इन बेल्ट पे जरा ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये बेल्ट बाढ़ से भी ज्यादा प्रभावित है। मुझे लगता है कि बाढ़ को लेकर और ये जो पिछड़े जनपद हैं, जो तराई वाले बेल्ट है, महाराजगंज भी इसमें एक है, इन जनपद पे थोड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और साथ ही साथ बुंदेलखंड के कुछ जो जनपद है जहां पीने के पानी की दिक्कत है, वहां पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जी पूजा जी, जाहिर सी बात है। जिस तरीके से आपने जो सबसे पहले कहा था कि माफियाओं को जो साफ किया है, जो अपराधियों को साफ किया है, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। क्योंकि हाल फिलहाल की बात करें, सीएम योगी जब भी कहीं पर जाते हैं, जनसभा को संबोधित करते हैं, तो उनका एक ही कहना होता है कि हमने प्रदेश को भय मुक्त किया है, माफिया मुक्त किया है और एक सुरक्षा प्रदान की है। ये वो हर मंच से बोलते हैं कि माफिया बख्शे नहीं जाएंगे, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। जिस तरीके से आपने छात्रों की बात की, उन्होंने पेपर लीक माफिया पर भी बोला था। पेपर लीक माफिया पर उन्होंने कहा था कि जो पेपर लीक माफिया है वो भी मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। यानी कि अगला टारगेट युवाओं को उन्होंने बता दिया कि भाई क्या है, आप निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए। बस फिलहाल वक्त नहीं है कि प्रोफेसर साहब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा के लिए।